बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। जैसा कि हम पिछले लेक्चर में कल हमने पढ़ा था क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी एक प्रोसेस है, एक टेक्निक है, प्यूरिफिकेशन भी आप उसे कह सकते हैं या सेपरेशन कह सकते हैं ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर ऑन द बेसिस ऑफ द रिलेटिव पोलैरिटी डिफरेंस। ठीक है, आज हम उसकी एक टाइप पढ़ने जा रहे हैं, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, जिसे TLC भी कहा जाता है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। हमने कल पढ़ा था कि दो तरह की फेजेस क्रोमेटोग्राफी में हम पढ़ेंगे। हमने उसमें स्टेशनरी फेज भी पढ़ी थी और मोबाइल फेज भी पढ़ी थी, उनकी डेफिनेशन पढ़ी थी। यहाँ पर जो स्टेशनरी फेज इस्तेमाल हो रही है, जो अपनी जगह पर स्टिल है, साकिन है, जो मूव नहीं कर रही, वो है ग्लास स्लाइड। ठीक है, कोटेड विद सिलिका जेल। ठीक है, और जो मोबाइल फेज है वो जो इन केसेस में TLC की केसेस में मोस्टली वाटर और एथेनॉल इस्तेमाल की जाती है। मोबाइल फेज क्या होती है? जो अपनी जगह पर फिक्स नहीं होती, जो एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करती है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका प्रोसीजर। ये अब मैं प्रोसीजर आप लोगों को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ किसका, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का। सबसे पहले हम जी एक ग्लास स्लाइड लेंगे। लेबोरेटरी में हम जो छोटे पैमाने पर लेबोरेटरी में हम खुद ग्लास अपना जो इसकी स्टेशनरी फेज है वो खुद प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, एक ग्लास स्लाइड ले लेते हैं, उसको हम कोटेड कर देते हैं सिलिका जेल के साथ। ठीक है, उसको एज अ स्टेशनरी फेज हम इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन स्टैंडर्डली हमें मार्केट से रेडीमेड वो ग्लास स्लाइड मिलती है जो वहाँ पहले से ही सिलिका जेल से कोटेड होती है, और बेहतर यही होता है कि आप रेडीमेड जो स्टेशनरी फेज है वो इस्तेमाल करें, क्योंकि उसके ऊपर जो कोटिंग होती है वो यूनिफॉर्म होती है, और जो सॉल्वेंट जिसमें मूव करना होता है वो यूनिफॉर्मली मूव करता है, किसी जगह पर रुकता नहीं है। चलिए जी, सबसे पहले हमने ली है ग्लास स्लाइड यानी कि शीशे का एक टुकड़ा ले लिया। ठीक है, ग्लास स्लाइड ली, उसको हमने कोट किया। कोट से मुराद उसके ऊपर तह लगाई, किसकी? सिलिका जेल की। ठीक है, अब इस सिलिका जेल के ऊपर हम एक लाइन ड्रा करते हैं जो कि बेस लाइन जिसे कहा जाता है, जो कि एक एज से, जो नीचे वाले एज से 2.5 सेंटीमीटर ऊंची होती है। ठीक है, जिसके ऊपर हमने सैंपल अप्लाई करना होता है। ठीक है, आप देखते हैं जी, अब हमने ग्लास स्लाइड तैयार कर ली। ठीक है, उसके ऊपर हमने एक बेस लाइन ड्रा कर दी। कितने डिस्टेंस पर? 2.5 सेंटीमीटर पर। कुछ बुक्स में ये डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर का भी है, लेकिन आपके नोट्सों में जैसा कि 2.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस लिखा हुआ है। आप देखते हैं कि इसके ऊपर हम सैंपल अप्लाई कर रहे हैं। हम एट अ टाइम सैंपल 1 भी अप्लाई कर सकते हैं, एट अ टाइम 2 सैंपल भी अप्लाई कर सकते हैं, एट अ टाइम 3 सैंपल भी अप्लाई कर सकते हैं। ये सैंपल होता कौन सा है? ये सैंपल वो होता है, ये मिक्सचर होता है कंपोनेंट्स का, जिनको हमने प्योरीफाई करना होता है, जिनको एनालाइज करना होता है, जिनको हमने सेपरेट करना होता है। ठीक है, चलिए 2.5 क्यों लेते हैं डिस्टेंस? ये यहाँ पर हमने सैंपल अप्लाई करना होता है। 2.5 डिस्टेंस इसको बेस लाइन के साथ इसलिए नहीं लिया जाता, मैं आगे आपको बताता हूँ, क्योंकि हमने इसको डिप करना होता है सॉल्वेंट के अंदर, और ये मुकम्मल तौर पर डिप ना हो, इस वजह से इसको हम ऊंचा रखते हैं बेस लाइन से ज़रा, सैंपल की एप्लीकेशन के लिए। अब हमने जी सैंपल अप्लाई किया, 2 सैंपल हमने अप्लाई कर दिए फॉर एग्जांपल उस बेस लाइन पर। अब क्या करते हैं, क्रोमेटोग्राफिक जार लेते हैं। क्रोमेटोग्राफिक जार मिलते हैं मार्केट से लेबोरेटरी के अपरेटस में इस्तेमाल होने के लिए। ठीक है, उस क्रोमेटोग्राफिक जार के अंदर हम सॉल्वेंट डालते हैं। सॉल्वेंट जो इस केस में ज्यादा यूज होता है वो वाटर यूज कर लें या एथेनॉल यूज कर लें। एथेनॉल मोस्टली यूज किया जाता है। हम उस जार के अंदर एथेनॉल को डालकर तकरीबन 20 मिनट के लिए बंद कर देते हैं, ताकि जो उस मोबाइल फेज के जो वेपर्स होते हैं उसकी वजह से वो जो क्रोमेटोग्राफिक जार है वो सैचुरेटेड हो जाता है कंप्लीटली। ठीक है, और TLC के केस में जो क्रोमेटोग्राफिक जार हम यूज करते हैं वो सैचुरेटेड क्रोमेटोग्राफिक जार इस्तेमाल करते हैं। अब उस जार को 20 मिनट के बाद खोलते हैं और उसके अंदर हम वो वाली ग्लास स्लाइड जिसके ऊपर सैंपल अप्लाई किया हुआ था वो इसके अंदर प्लेस कर देते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि ये वाली जो बेस लाइन है वही आप वाली बात कि सर 2.5 सेंटीमीटर के ऊपर क्यों अप्लाई करते हैं सैंपल को? वो इसी वजह से करते हैं कि हमने ग्लास स्लाइड प्लेस करनी होती है और इतनी प्लेस करें कि वो इस सॉल्वेंट के अंदर ये वाली बेस लाइन डिप ना हो, नहीं तो वो सारा
फैल जाएगा सैंपल, ठीक है, क्योंकि सॉल्वेंट नीचे से कैपिलरी एक्शन के तौर पर मूव करे और जाके आगे उसको कंपोनेंट्स को सेपरेट करे, ठीक है। उसको हमने प्लेस कर दिया, प्लेस करने के बाद कैपिलरी एक्शन होता है, कैपिलरी एक्शन, सॉल्वेंट मूव करता है कैपिलरी एक्शन के तौर पर। ये देखें सॉल्वेंट मूव करेगा कैपिलरी एक्शन की वजह से नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है, और जो कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर है वो सेपरेट हो जाएंगे, यानी कि सेपरेट हो जाएंगे, प्यूरिफाई हो जाएंगे। हमने दो सैंपल अप्लाई किए थे, ये देखें सैंपल 1 सैंपल 2। अब यहाँ पर ये ABC लिखा नजर आ रहा है आपको, ये इन सैंपल्स के इन मिक्सचर के कंपोनेंट्स हैं जो कि क्रोमेटोग्राफिक प्रोसीजर की वजह से बाद में सेपरेट हो गए हैं, ठीक है, यही क्रोमेटोग्राफी है। यानी कि हमने पहले ग्लास स्लाइड ली, वो स्टेशनरी फेज थी, उसको हमने मोबाइल फेज के अंदर प्लेस किया, मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज के एक्शन की वजह से कैपिलरी एक्शन हुआ और वो जो कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर थे उस कैपिलरी एक्शन की वजह से ऊपर की तरफ मूव करते चले गए। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन राइज होता है कि पोलैरिटी डिफरेंस हमने पढ़ा था डेफिनेशन के अंदर, क्रोमेटोग्राफी की डेफिनेशन के अंदर, कि अब यहाँ हम कैसे पता चलेगा कि किसकी पोलैरिटी कम है और किसकी ज्यादा है। जिस कंपोनेंट की पोलैरिटी कम होगी वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। इससे पता चलता है कि ये जो C कंपोनेंट है इसकी पोलैरिटी सबसे कम है, और जिस कंपोनेंट की पोलैरिटी ज्यादा होगी वो डिस्टेंस कम ट्रेवल करेगा। जिस कंपोनेंट मिक्सचर के अंदर कई तरह के कंपोनेंट्स हो सकते हैं, इन मिक्सचर जो हमने इस्तेमाल किया इसके अंदर 3 तरह के कंपोनेंट्स हैं मिसाल के तौर पर, ठीक है। अब जिसकी पोलैरिटी सबसे कम थी उसने सबसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया, और जिसकी पोलैरिटी सबसे ज्यादा थी उसने सबसे कम डिस्टेंस ट्रेवल किया। इससे हमें क्रोमेटोग्राफी की डेफिनेशन हमारी क्लियर हो जानी चाहिए कि क्रोमेटोग्राफी एक ऐसी टेक्निक है केमिस्ट्री की इन विच द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर आर सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलेटिव पोलैरिटी डिफरेंस। ये रिलेटिव पोलैरिटी डिफरेंस की बुनियाद पर अलग हुए हैं। ये हमारी यहाँ तक क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी कंप्लीट हो गई। ये कैसे पता चलेगा किसकी पोलैरिटी ज्यादा है किसकी कम? यही है ना कि आप देखें ना, थिन हमने जो ग्लास स्लाइड अप्लाई की है, ठीक है, यूज की है, उसके ऊपर जिस कंपोनेंट ने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया हुआ है उसकी पोलैरिटी है कम, और जिसने कम डिस्टेंस ट्रेवल किया हुआ है उसकी पोलैरिटी है ज्यादा। इससे पता चलेगा, उनके डिस्टेंस ट्रेवलिंग से पता चलेगा कि जिसका ट्रेवलिंग ज्यादा है उसकी पोलैरिटी कम है, जिसकी ट्रेवलिंग उसकी पोलैरिटी कम है, और जिसकी ट्रेवलिंग कम है किसके ऊपर, ग्लास स्लाइड के ऊपर, उसकी पोलैरिटी ज्यादा है। अब फिर हम RF वैल्यू यहां से डिटरमिन करते हैं। RF वैल्यू दूसरा पोलैरिटी हो सकता है? नहीं, RF वैल्यू एक और चीज है। RF वैल्यू आप देखेंगे, RF वैल्यू हमने कल डेफिनेशन में पढ़ा था, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ सब्सटेंस या कंपोनेंट, R कंपोनेंट, कि एक डिस्टेंस जो इस मिक्सचर का कंपोनेंट ट्रेवल करता है उसकी रेशियो है किसके साथ, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस सॉल्वेंट। ये जो हमने सॉल्वेंट यूज किया है ये ग्लास स्लाइड के ऊपर जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, और इस कंपोनेंट ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसको डिवाइड कर देंगे किसके साथ, ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है सॉल्वेंट ने। अब यहाँ पर सॉल्वेंट ने यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस ट्रेवल किया हुआ है, ये देखिए ये लाइन लगी हुई है, ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। और फॉर एग्जांपल ये डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर नीचे आ जाएगा, और इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया हुआ है 3 सेंटीमीटर, इस कंपोनेंट ने, बी कंपोनेंट ने, ठीक है, 3 सेंटीमीटर। इसको डिवाइड करेंगे, ये इस कंपोनेंट बी की RF वैल्यू आ जाएगी। यहां तक हमारी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी